पिछले वीडियो में जो मैंने बात की थी वो की थी IGMDP प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाली दो मिसाइलों के बारे में, जिसमें थी एक पृथ्वी मिसाइल तथा दूसरी मिसाइल थी त्रिशूल मिसाइल। आज मैं IGMDP प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने वाला हूं तथा कवर करने वाला हूं नंबर 1 अग्नि मिसाइल को, नंबर 2 आकाश मिसाइल को, नंबर 3 नाग मिसाइल तथा इसके वेरिएंट्स के बारे में बात करूंगा। फिर मैं बात करूंगा पिनाका। पिनाका यह एक मिसाइल नहीं है, ये पता है क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर है। अंत में बात करने वाला हूं अस्त्र मिसाइल के बारे में। अब इसमें जो ऊपर की ये 3 मिसाइल हैं, ठीक है ना, ये क्या है, IGMDP प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती हैं, जबकि पिनाका और अस्त्र मिसाइल ये क्या है, IGMDP प्रोजेक्ट के बाहर आते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। पहला है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल ना इस IGMDP प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाली सबसे खास मिसाइल है, ठीक है ना, क्योंकि इसको बनाया है चीन को ध्यान में रखकर। अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं तो इसकी पहली विशेषता यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पृथ्वी मिसाइल भी क्या है, एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये क्या है, एक सतह है, तो इसको सतह पर यानी धरती पर रख कर ही इसको फायर किया जा सकता है। और ये एक जो पैराबोलिक जो परवलयाकार पथ होती है उस पर गति करती हुई दूसरी सतह पर अटैक करेगी, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से अटैक करती है। तो ये क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। दूसरी खास बात क्या है, ये मध्यम से अंतर महाद्वीपीय दूरी तक की मिसाइल्स है, क्योंकि अग्नि मिसाइल में लगभग 5 मिसाइल्स ऐसी हैं जो डेवलप हो चुकी हैं। तो उसमें से कुछ कैसी हैं, मध्यम दूरी की हैं, मीन्स मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, कुछ कैसी हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, तथा कुछ कैसी हैं अंतर महाद्वीपीय, बोले तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो वर्गीकरण है दूरी के हिसाब से, इसको मैंने वीडियो क्रमांक 2 में बताया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बात करते हैं अगली विशेषता की। इसकी दूसरी विशेषता है वो क्या है, ठोस ईंधन से युक्त, यानी कि ये जो मिसाइल है वो कैसी है, ठोस ईंधन से युक्त है। पृथ्वी मिसाइल क्या थी, वो तरल ईंधन से युक्त थी, ठीक है ना। जो पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 इन दोनों में लिक्विड फ्यूल यूज किया गया था, लेकिन पृथ्वी 3 में 2 स्टेज थी, तो एक में लिक्विड था और दूसरे में सॉलिड था। लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल में क्या फ़र्क होता है, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है वीडियो क्रमांक 1 में, उसको आप जरूर देख लीजिए। तो ये जो अग्नि मिसाइल है ना, ये कैसी है, ठोस ईंधन से युक्त है। ठोस ईंधन का फायदा क्या है कि इसको मोबाइल लॉन्चर में, ठीक है ना, ये क्या है, मोबाइल लॉन्चर है, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, में रख कर एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी बड़ी आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है इस मिसाइल को, ठीक है। और ठोस ईंधन में थ्रस्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है। ये 2 खास बात होती हैं। इसके ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पहला वीडियो देख लीजिएगा। अगला, इसमें हथियार, इसमें दोनों तरह के बम रखे जा सकते हैं, यानी परंपरागत गोला बारूद तो रखा जा ही सकता है, ठीक है ना, परंपरागत। साथ ही इसमें नाभिकीय जो बम यानी न्यूक्लियर जो बम होते हैं वो भी रखे जा सकते हैं, किसमें, अग्नि मिसाइल में। यानी कि चाहे परंपरागत हथियार इसमें रख के अटैक कर सकते हैं या फिर नाभिकीय हथियार रख कर भी इसमें अटैक किया जा सकता है। ये थी इसकी तीसरी विशेषता। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं ये जो टेबल है इसके माध्यम से चीज़ों को समझ लेते हैं कि अग्नि मिसाइल में टोटल कितनी मिसाइल हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 तथा अग्नि 5, कितनी है, 5 मिसाइल हैं। इनका नाम भी, नाम के हिसाब से हम इसकी रेंज को गेस कर सकते हैं। जैसे अग्नि 1 है तो इसकी रेंज कितनी है, 700 किलोमीटर से लेके 1200 किलोमीटर, ठीक है ना। तो अग्नि 2 है तो 2000 से 2500 किलोमीटर, अग्नि 3 है तो 3500 किलोमीटर, अग्नि 4 तो 4000 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको बस ध्यान से देखना है, 1-2 बार आप समझ जाएंगे, आप एटलीस्ट गेस कर पाएंगे कि क्या रेंज होगी मिसाइल की। अब यहाँ पे जरा देखिए, ये जो अग्नि 1 और 2 हैं, अब मैं मिसाइल को जो वर्गीकरण बताया था उससे हम समझ लेते हैं। जो मैंने वीडियो क्रमांक 2 में बताया है कि जो मिसाइल 1000 किलोमीटर से कम रेंज की होती हैं उनको बोलते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन पृथ्वी मिसाइल तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, लेकिन ज़रा इसमें देखो, यहाँ पे जो अग्नि 1 की रेंज कितनी जा रही है, 1200 किलोमीटर जा रही है, जबकि अग्नि 2 की 2500 किलोमीटर तक जा रही है, ठीक है ना। तो जो मिसाइल जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक होती है उनको बोलते हैं मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो अग्नि 1 और अग्नि 2 कैसी हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल।
अग्नि 3 की रेंज कितनी है 3500, 4 की कितनी है 4000। तो वो मिसाइल जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर से स्टार्ट होकर लगभग जाती है 5500 किलोमीटर तक, ठीक है ना, उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये दोनों कैसे आ जाती हैं हमारी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना, SRBM बोल देंगे, नहीं सॉरी, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या है, इंटरमीडिएट रेंज। वहीं अग्नि 5 की बात करें तो सॉरी, अग्नि 5 में क्या है कि इसकी रेंज क्या है 5500 किलोमीटर है या इससे ज़्यादा है। तो ये क्या हुआ, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बोले तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो इसमें 3 कैटेगरी की मिसाइल आती हैं, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज तथा इंटर कॉन्टिनेंटल। स्टेजेस की बात करें तो स्टेजेस में एक फिक्स है जी, जैसे जैसे हमारी मिसाइल की जो दूरी बढ़ेगी, ठीक है ना, अटैक करने की जो दूरी होती है वो बढ़ती जाएगी, वैसे स्टेज बढ़ती जाती हैं। जैसे अग्नि-1 की जो रेंज कितनी है 1200 किलोमीटर, तो इसमें सिर्फ एक चरण है, ठीक है ना, और फ्यूल तो ठोस सॉलिड ईंधन है। तो यानी कि उस सॉलिड ईंधन को एक बार जलाया जाएगा और किस दूरी तक पहुंचा देगी हमें, वो 1200 किलोमीटर तक। लेकिन जैसे जैसे क्या किया गया है कि दूरी बढ़ती गई, ठीक है ना, जरा देखो 2000 से 2500, तो एक चरण और ऐड किया गया। वहीं अग्नि 3 में भी 2 चरण हैं और अग्नि 4, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही एक चरण और ऐड किया गया उसने इन तीनों दूरियों को कवर कर लिया, ठीक है। ये 2 चरण ऐड करो, फिर चाहे तुम 2500 किलोमीटर तक अटैक कर सकते हो, 3500 किलोमीटर तक अटैक कर सकते हो और 4000 किलोमीटर तक। अग्नि 5 में रेंज और बढ़ गई तो इसमें एक चरण और ऐड करना पड़ा। तो इस चरण को याद करने का तरीका ये है कि अग्नि 1 में एक चरण है और अग्नि 5 में 3, बाकी सब में कितने चरण हैं, सिर्फ 2 चरण हैं, ठीक है ना, किसके, सॉलिड फ्यूल के। डायमीटर वैसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये ध्यान देने वाली बात है, लेकिन मैंने यहाँ पे डायमीटर स्पेसिफाई इसलिए किया है क्योंकि अग्नि 3 का ये डायमीटर देखो कितना है 2 मीटर, और अग्नि 5 का कितना है 2 मीटर, और बाकी सबको कितना है 1.1 मीटर। ये डायमीटर इसलिए बढ़ा है क्योंकि अग्नि 3 और अग्नि 5 में एक स्पेशल फीचर इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। वो क्या है वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले अग्नि 2 की बात करते हैं। अग्नि 2 की आपको रेंज पता होगी कितनी सी, 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर, तथा उसमें सॉलिड फ्यूल था और 2 स्टेजेस थी, इतना आपको याद है। बाद में किया क्या गया कि इस अग्नि 2 को मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया, इसकी रेंज बढ़ाई गई, कितनी कर दी गई 4000 किलोमीटर, ठीक है, और उस मिसाइल का नाम दिया गया अग्नि 2 प्राइम। बाद में इसी अग्नि 2 प्राइम का नाम दिया गया है अग्नि 4, समझ गए। यानी कि अग्नि 4 जो मिसाइल बनाई गई है वो बनाई गई है अग्नि 2 मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर, इतना बस आपको याद रखना है। अगला टॉपिक समझते हैं MIRV। ये क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। ये क्या होता है, अग्नि 3 और अग्नि 5 में आपको याद होगा जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, वो इसी फीचर की वजह से है, क्योंकि इन दोनों ही मिसाइल में यूज किया गया है MIRV फीचर। MIRV को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जिस मिसाइल में ये फीचर नहीं होता है, यानी विदाउट MIRV, वो बिहेव कैसे करती है, ठीक है। तभी हम अंतर समझ पाएंगे कि MIRV जो फीचर जिस मिसाइल में होता है वो कैसे बिहेव करती है। तो अगर मिसाइल विदाउट MIRV फीचर से है तो क्या होगा, ये मान लो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना, ये इसको जब यहाँ से अटैक किया जाएगा तो अपने एक पाथ पर गति करेगी और दुश्मन देश के जो एरिया होगा वहाँ पे अटैक करने वाली है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ये मिसाइल एक निश्चित ऊंचाई पर पहुँचेगी तो ये जो दुश्मन देश के रडार होंगे ये इसको आसानी से इसको डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर जैसे आगे बढ़ेगी तो जैसे ये डिटेक्ट करेंगे उसी वक्त इस सिंगल मिसाइल को नष्ट करने के लिए यहाँ से 2 या 3 मिसाइल छोड़ दी जाएंगी, और फिर ये जैसे ही मिसाइल इस स्टेज पे पहुँची होगी तो ये दुश्मन देश के जो हमारा डिफेंस होगा, यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ये क्या करेगा, इस मिसाइल को बड़ी आसानी से नष्ट कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल में जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो जाती हैं वायुमंडल के बाहर और फिर अटैक करती हैं। तो दुश्मन देश के पास अच्छा टाइम होता है कि उस मिसाइल को डिटेक्ट करें और उसको नष्ट करने के लिए, ठीक है। तो नष्ट करना भी बैलिस्टिक मिसाइल को काफ़ी आसान होता है। ये होता है किसमें, अगर आपकी बैलिस्टिक मिसाइल में MIRV फीचर नहीं होता है। वहीं अब मैं समझ लेता हूँ, अब आपको समझा देता हूँ MIRV के बारे में।
अब क्या होगा कि अगर किसी मिसाइल में ये MIRV फीचर होगा तो पता है क्या होगा, बाहर से देखने में तो एक ही मिसाइल नज़र आएगी, लेकिन उसके अंदर कई छोटी छोटी मिसाइल्स रखी होंगी। यही है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। मतलब जैसे ही मिसाइल री एंटर करेगी वायुमंडल में तो क्या होगा, एक साथ कई मिसाइल्स हमारी क्या होंगी, अटैक करेंगी। कैसे, जरा समझो। सॉरी, एक मिसाइल यहाँ छोड़ी गई और मान लो ये पॉइंट नंबर 2 में पहुँचती है और दुश्मन देश के रडार इसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि एक बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसको डिटेक्ट करने के तुरंत बाद ये लोग मीन्स दुश्मन देश 2, 3 या 4 या 5 मिसाइल यहाँ से छोड़ेगा इस सिंगल मिसाइल को नष्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ही ये अपने अगली स्टेज पहुँचेगी और दोबारा एंटर कर रही होगी वायुमंडल पे, तो ये कई पार्ट में बढ़ जाएगी, यानी जितनी भी इसके अंदर मिसाइल रखी होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी। तो जिससे क्या होगा कि दुश्मन देश ने जो मिसाइल छोड़ी थी वो सिंगल मिसाइल को नष्ट करने के लिए, यहाँ से तो कई मिसाइल आगे निकल रही है ना। तो ऐसे में दुश्मन देश के बैलिस्टिक मिसाइल जो डिफेंस है उसको चकमा देना काफ़ी आसान है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो नष्ट भी कर पाएगा तो शायद 1-2 मिसाइल को नष्ट कर पाए, ठीक है ना। बाकी जो मिसाइल्स हैं वो तो अटैक कर ही पाएंगी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। ये है हमारा MIRV मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे हम बात कर लेते हैं अग्नि-3 मिसाइल के बारे में। अब मैं जब इसकी विशेषताएं बताऊंगा तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग मैं बता चुका हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी पहली विशेषता ये 2 स्टेज है। मैंने बताया था कि जो अग्नि-1 है वो सिंगल स्टेज है और अग्नि-5 क्या है, 3 स्टेज में है। जबकि अग्नि-2, अग्नि-3 और अग्नि-4 में कितनी स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस। फ्यूल सॉलिड है। ये तो सारी जितनी भी अग्नि मिसाइल हैं सबकी विशेषता है क्या, सॉलिड फ्यूल। दूसरी क्या है, CEP 40 मीटर। CEP क्या होता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर, यह है एरर, यह है प्रोबेबिलिटी। तो ये कुछ इस तरीके समझे, मान लो जहाँ पे हमें अटैक करना था वो एरिया था ये, ठीक है। अब यहाँ से एक मिसाइल अटैक की गई तो मान अगर हो सकता है वो यहाँ पे अटैक कर पाए, लेकिन अगर नहीं कर पाई तो हो सकता है इससे कुछ भटके। अगर भटकेगी भी ना तो अधिकतम ये 40 मीटर दूर इससे गिरेगी, समझ गया ना, अधिकतम 40 मीटर दूर। यही है हमारा CEP। कि चूंकि ये अग्नि-3 मिसाइल की रेंज है 3500 किलोमीटर, तो जब इतनी दूर से कोई मिसाइल आएगी तो थोड़ा बहुत भटकाव तो हो सकता है। तो वो अधिकतम भटकाव कितना होगा, 40 मीटर। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अग्नि-3 मिसाइल पहली बात तो इतनी दूर से आ रही है, दूसरी बात इसमें जो बम होगा ना वो लगभग 1.5 टन विस्फोटक लेकर आएगी। अब अगर 1.5 टन विस्फोटक से अटैक कर रहे हैं तो अगर 40-50 मीटर दूर भी गिर जाती है ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसकी तीसरी विशेषता पता है क्या है, MIRV। ये आपको पहले बता चुका हूँ कि अग्नि-3 और 5 का डायमीटर इसीलिए बड़ा था क्योंकि उसमें क्या है, कौन सा फीचर था, MIRV। आगे वॉरहेड कितना है इसमें, 1.5 टन, यानी 1500 किलोग्राम का जो बम है वो इसमें रखा जा सकता है। इसकी रेंज कितनी है, 3500 किलोमीटर, ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अग्नि-5 मिसाइल की ओर। अग्नि-5 मिसाइल में मैंने बताया था कितनी स्टेजेस हैं, हमारे 3 स्टेज, और फ्यूल कैसा है इसमें, सॉलिड फ्यूल। दूसरी विशेषता पता है क्या है, CEP वो कितना है इसमें, 100 मीटर, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ये कितनी है हमारी, 100 मीटर। चूंकि इसकी रेंज बढ़ गई है 5500 किलोमीटर, इस वजह से इसकी CEP थोड़ी ज़्यादा है। अगली विशेषता ये भी MIRV है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ है, हमारा यूज किया गया है, इसका भी डायमीटर कितना था, ज़्यादा था, इस वजह से इसमें भी MIRV फीचर ऐड किया गया है। वॉरहेड कितना है, 1.5 टन, रेंज 5500 किलोमीटर, ये भी मैं बता चुका हूँ। आगे इसका अगला फीचर है कैनिस्टर लॉन्च। कैनिस्टर लॉन्च क्या होता है, कैनिस्टर समझ लीजिए एक डब्बा है, यानी कि अग्नि मिसाइल को इस डब्बे में रखा जाएगा और जब फायर करना होगा तो उस डब्बे को जहां मन हो वहां ले जाइए और फायर कर सकते हैं। ये है कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम। मीन्स अग्नि मिसाइल को फायर करना काफ़ी आसान है। जरा समझ लेते हैं, ये है कैनिस्टर, ये एक डब्बा है, इसके अंदर रखेंगे अग्नि मिसाइल को, ठीक है ना। इसको अगर फायर करना हुआ तो इस डब्बे को जहां मन हुआ एक ट्रक में यानी मोबाइल लॉन्चर में रख करके कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, वहां से फायर कर सकते हैं। यानी जो कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम, ये जो फीचर है ये किस में आया है, अग्नि-5 मिसाइल में, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं उन मिसाइल्स की बात कर लेता हूं जो अंडर डेवलपमेंट हैं, ठीक है ना, यानी जिन पर काम चल रहा है,
ठीक है, जिसमें से पहली है अग्नि 1 प्राइम। इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है 1-2 बार। जरा समझिए, अग्नि 1 प्राइम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो मिसाइल है ये किस मिसाइल को मॉडिफाई करके बनाई गई है, अग्नि 1 मिसाइल को। तो वो हुआ क्या था कि जो अग्नि 1 मिसाइल थी वो बहुत पहले बनी थी, ठीक है, और अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल ये लेटेस्ट मिसाइल है। तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जो अग्नि 4 और 5 में लगाई गई थी। जो नई नई टेक्नोलॉजी थी इसको इंट्रोड्यूस किया गया किसमें, अग्नि 1 में, और उस मिसाइल का नाम दिया गया है अग्नि 1 प्राइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता है इसकी रेंज कितनी है, 1000 से 2000 किलोमीटर। मीन्स रेंज बढ़ाई गई है, क्योंकि अग्नि 1 की रेंज कितनी थी, 700 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी लगाई गई है, जो अग्नि 4 और 5 में यूज की गई थी, जो मैंने अभी बताया। तीसरी, नई नई टेक्नोलॉजीज लगाने से इसका जो वजन है ना काफ़ी कम हो गया है। कितना हो गया, अग्नि 3 के वजन से लगभग आधा वजन है किसका, अग्नि 1 प्राइम का। ये इसकी तीसरी विशेषता है। आगे हम बढ़ते हैं। चूंकि इसकी रेंज बढ़ाई गई है इस वजह से इसमें एक स्टेज बढ़ानी पड़ी है। ठीक है ना, आपको याद होगा कि अग्नि 1 में सिंगल स्टेज था, लेकिन इसमें कितनी हो गई है, 2 स्टेज। फ्यूल वही है हमारा सॉलिड फ्यूल। कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम, आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम किस में आया था, अग्नि 5 में। वो कहां इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, अग्नि 1 प्राइम में। अगली, हो सकता है भविष्य में पृथ्वी मिसाइल अग्नि 1 और अग्नि 2 को रिप्लेस कर दे, क्योंकि जो पृथ्वी मिसाइल है उसकी रेंज कितनी है, जैसे पृथ्वी 3 की वजह 1000 किलोमीटर की रेंज में आती है कौन सी, पृथ्वी मिसाइल। अग्नि 1 और 2 किस में आती हैं, लगभग 2500 किलोमीटर तक रेंज तक जाती हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है इसकी रेंज और थोड़ी बढ़ा दी जाए। और चूंकि इसमें नई नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है तो पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर पृथ्वी मिसाइल्स को और अग्नि 1 और अग्नि 2 को ये रिप्लेस कर सकती है। कौन सी, अग्नि 1 प्राइम मिसाइल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मिसाइल है, ठीक है ना, और शायद ये पावरफुल भी सिद्ध होगी क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज को इसमें लगाया गया है। आगे समझते हैं अग्नि 6, ये भी अंडर डेवलपमेंट है। इसकी पहली विशेषता है, एक इसमें स्टेज बढ़ी है, फ्यूल वही है। ठीक है ना, स्टेज बढ़ने से आप गैस कर सकते हैं कि शायद इसमें रेंज भी बढ़ी होगी और शायद वॉरहेड भी बड़ा होगा। ठीक है, पेलोड ये कितना है, 300 किलोग्राम, 3000 किलोग्राम। याद है अग्नि 3 और 5 का कितना था, 1.5 टन, यानी कि लगभग 1500 किलोग्राम था। इसका पेलोड कितना हो गया, 3000 किलोग्राम। ठीक है, शायद ये स्टेज बढ़ाने का एक रीजन ये भी था कि इसमें हमें पेलोड बढ़ाना था। रेंज भी बढ़ गई है, कितनी है, 8000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर है। ये भी ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि 5500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर की मिसाइल को ICBM बोला जाता है। ठीक है, MIRV कितनी है इसमें, 10। मीन्स बाहर से तो एक मिसाइल होगी लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी 10 मिसाइल्स रखी होंगी। इसमें 10 MIRV ऐड की जाएंगी। अब आगे समझ लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। सॉरी, प्रोजेक्ट मैंने बताया था कि जो अग्नि मिसाइल है वो किसके अंतर्गत आती है, IGMDP प्रोजेक्ट के अंतर्गत। लेकिन कुछ चेंजेस हैं, जरा समझ लीजिए। अग्नि 1 जो बनाई गई उसका प्रोजेक्ट क्या था हमारा, IGMDP। ठीक है, अग्नि 2 उसका प्रोजेक्ट क्या है हमारा, IGMDP। अग्नि 3 इसका प्रोजेक्ट IGMDP। अग्नि 4 में आइए और इसका प्रोजेक्ट नेम क्या हो गया, अग्नि 4। ये हुआ इसलिए कि शुरुआत में जो अग्नि मिसाइल बनाई जानी थी वो IGMDP के अंतर्गत, ठीक है ना, लेकिन बाद में जब देखा गया कि जो अग्नि मिसाइल की जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और पैसा भी इसमें कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, तो इसकी फंडिंग अलग से की जाने लगी। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको फंडिंग नहीं की गई, इसकी फंडिंग अलग से की जाने लगी, तो इसका नाम भी एकदम अलग से रखा जाने लगा। ठीक है, जैसे अग्नि 4 है तो उसका प्रोजेक्ट नेम क्या हो गया, अग्नि 4, इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि इसकी फंडिंग अलग की जा रही थी। अग्नि 5 तो उसका प्रोजेक्ट नेम क्या हो गया, अग्नि 5। अग्नि 6 तो उसका प्रोजेक्ट नेम क्या हो गया, अग्नि 6। वहीं अग्नि 1 प्राइम इसका प्रोजेक्ट नेम क्या है, अग्नि 1 प्राइम। यानी कि IGMDP प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिर्फ अग्नि 1 से लेकर अग्नि 3 ये 3 मिसाइल ही बनी हैं। बाकी जो मिसाइल हैं वो IGMDP प्रोजेक्ट के बाहर हैं। अब हम समझ लेते हैं IGMDP प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाली आकाश मिसाइल के बारे में। ठीक है, ये जो आकाश मिसाइल है ना, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। वो कैसी थी, सरफेस टू सरफेस, यानी सतह पर रखकर ये फायर की जाएगी तथा हवा में फायर करेगी। अब हवा में तो फायर करने से कोई मतलब नहीं है,
यानी कि आसमान में उड़ते हुए किसी ऑब्जेक्ट पर फायर करेगी। वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है दुश्मन देश की मिसाइल, वो हो सकता है दुश्मन देश का फाइटर प्लेन, या हो सकता है दुश्मन देश का हेलीकॉप्टर, ठीक है ना। तो ये इन सबको नष्ट करने के लिए बनाई गई है कौन सी? आकाश मिसाइल, ठीक है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी क्या है, इसमें जो फ्यू स्टेज हैं दो हैं, पहली है सॉलिड और दूसरा है रैमजेट। सॉलिड के बारे में तो आपको बेसिक नॉलेज है, रैमजेट थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ, ठीक है, इसको डिटेल में। अब इसकी रेंज क्या है? 30 किलोमीटर, मात्र 30 किलोमीटर दूरी तक ये अटैक कर सकती है। और इसकी ऊंचाई क्या है? 18 किलोमीटर। पता है ये क्या है? चूंकि इस मिसाइल में रैमजेट स्टेज यूज की गई है, इस वजह से इसकी रेंज अधिकतम कितनी हो पाई है? ऊंचाई 18 किलोमीटर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, चूंकि इसकी अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर है, इसी वजह से ये स्टेज यूज हो सकी है, नहीं तो ये स्टेज यूज ना हो पाती। स्पीड क्या है? ये 3.5 मैक, बोले तो सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है ना। यानी कि जो आकाश मिसाइल है इसकी स्पीड है ध्वनि की स्पीड से लगभग 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से, ये 3.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है। रडार, ठीक है ना, इसमें जो एक भारत ने खुद ही निर्मित किया है एक रडार, जिसका नाम है राजेंद्र रडार। वो रडार लगाया गया है किसमें? आकाश मिसाइल में। रडार का काम क्या होगा कि वो चेक करेगा कि कोई दुश्मन देश का मिसाइल या फाइटर प्लेन तो नहीं आ रहा है हमारे पास, हमारे वायु क्षेत्र में, ठीक है। अगर आ रहा होगा तो क्या करेगा? ये डिटेक्ट करेगा और मिसाइल फायर कर दी जाएगी। तो इसमें जो रडार लगाया गया है वो कौन सा है? उसका नाम क्या है? राजेंद्र रडार। अब हम समझ लेते हैं रैमजेट। ध्यान से समझिएगा, 3 चीज़ें हैं इसमें। नॉर्मल रॉकेट में 3 चीज़ें होती हैं। एक्सप्लोसिव यानी गोला बारूद रखा होता है, बम रखा होता है, फ्यूल रखा होता है जो इस बम को जहाँ पे अटैक करना होता है वहाँ तक ले जाता है। फ्यूल को जलाने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीडाइज़र, ठीक है ना। ये होता है नॉर्मल मिसाइल में, ठीक है ना। फ्यूल सॉलिड हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है। लेकिन समस्या क्या होती है कि जो ऑक्सीडाइज़र होता है ये लगभग पूरी रॉकेट का 50% स्पेस घेर लेता है, ठीक है। अब इतना बड़ा स्पेस भी घेरेगा तो इसका तो वेट भी कुछ होगा। तो इससे होता क्या है कि जब इतना स्पेस घेर लेता है तो एक्सप्लोसिव रखने की जगह कम हो जाती है। साथ ही ऑक्सीडाइजर का भी तो अपना एक वजन होता है, जिससे फ्यूल की इफिशियंसी कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर फ्यूल किसके लिए चला जाता है? इस ऑक्सीडाइजर का बाहर ढोने में चला जाता है। ये होता है नॉर्मल रॉकेट, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल रॉकेट का फ़ायदा क्या होता है कि मान लो ये रॉकेट जो है स्पेस में जा रही है, बोले तो निर्वात में ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसके पास है, फ्यूल भी है, ऑक्सीडाइजर भी है। अपने आप रॉकेट ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी कौन सी? नॉर्मल रॉकेट। रैमजेट में क्या होता है? रैमजेट में एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, ये तो होता ही है, फ्यूल भी होता है, लेकिन ऑक्सीडाइजर नहीं रखा जाता। इसका फ़ायदा क्या हुआ? ये पूरा 50% स्पेस बच गया, तो उसमें क्या रख सकते हैं हम? एक्सप्लोसिव बढ़ा सकते हैं। एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, फ्यूल को भी कम से कम इसका वजन तो नहीं ढोना पड़ेगा। लेकिन नुकसान है। नुकसान क्या है कि ये अब निर्वात में, ठीक ना, वैक्यूम में ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि रैमजेट ऑक्सीडाइजर खुद ना ले जाकर जो वायुमंडल की एयर होती है ना उसका यूज करता है इस फ्यूल को जलाने के लिए। कैसे? जरा समझिए। एक जो मिसाइल है जो इधर से इस दिशा की ओर ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना, किस स्पीड से? सुपरसोनिक स्पीड से ही ट्रैवल करनी चाहिए, ठीक है। जब ये सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करेगी तो इस दिशा में एक एयर एंटर कर रही होगी मिसाइल के अंदर, किस स्पीड से? सुपरसोनिक स्पीड से। फिर उस एयर को कॉम्प्रेस किया जा रहा होगा, ठीक है ना, यानी कॉम्प्रेशन की स्टेज आएगी, ठीक है ना। जैसे इसको एयर को कॉम्प्रेस किया जाएगा, इस एयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म हो चुकी होगी, तो इस स्टेज में क्या होगा? फ्यूल यानी ईंधन को रॉकेट में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कौन से स्टेज में? इस स्टेज में ईंधन छोड़ेंगे। जैसे ईंधन आएगा, एयर गर्म है तो वो ईंधन जल उठेगा, कंबस्टन की स्टेज होगी, ठीक है। ईंधन जलने के बाद जो एयर होगी गर्म, वो पीछे से बाहर निकल जाएगी, और जैसे ही इधर एयर बाहर निकलेगी तो रॉकेट किस दिशा की ओर बढ़ेगा? आगे इस दिशा की ओर, ठीक है। यानी ये एक्सपेंशन स्टेज में एयर पीछे से बाहर निकलेगी और रॉकेट आगे बढ़ेगा। ये होता है रैमजेट, यानी कि इसमें ईंधन को जलाने के लिए वायुमंडल में जो हवा है उसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये खास बात होती है। तो आपको एक बात और समझ में आ गई होगी कि ये 0 स्पीड में काम नहीं कर सकता है,
क्योंकि इसमें सुपरसोनिक स्पीड से हवा एंटर करनी चाहिए। अगर कोई रॉकेट रखी हुई तो वहाँ सुपरसोनिक स्पीड तो मिलेगी नहीं, यानी पहले रॉकेट को सुपरसोनिक स्पीड में पहुंचाना होगा। इसी वजह से आकाश मिसाइल में 2 स्टेज यूज की गई हैं। पहली है सॉलिड स्टेज, वो क्या करेगी, रॉकेट को सुपरसोनिक स्पीड तक ले जाएगी, तब रैमजेट स्टेज वर्क करेगी, ठीक है ना। रैमजेट में क्या होगा, अब वो इन्वायरमेंट से एयर लेना शुरू कर देगी और उससे ईंधन को जलाना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। इसी वजह से इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर है, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, एयर प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा और शायद निर्वात की स्थिति में ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। ये होता है हमारा रैमजेट। क्योंकि रैमजेट में क्या होता है, इन्वायरमेंट की जो हमारी एयर होता है उसका यूज़ किया जाता है, वो भी सुपरसोनिक से एंटर करती है और सबसोनिक स्पीड तक उसको लाया जाता है। क्योंकि जब कंप्रेस करते हैं तो वो एयर सबसोनिक स्पीड तक आती है, फिर टेम्परेचर बढ़ चुका होता है और फिर उसको जलाया जाता है। ये है रैमजेट। ये याद रखिएगा, सुपरसोनिक स्पीड से एयर इंटर करेगी और उसको सबसोनिक स्पीड तक ले जाएंगे टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, तब काम करेगा हमारा रैमजेट। क्योंकि आगे एक और टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, शायद अगले वीडियो में आएगी, स्क्रैमजेट, उसको हम समझेंगे। तो समझ गए रैमजेट क्या होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ नाग मिसाइल। ये भी क्या है, IGMDP प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है। नाग मिसाइल का एक नाम है प्रॉस्पिना, यानी नाग मिसाइल के कई वर्जन हैं। जो इसका लैंड अटैक वर्जन है, जो धरती से अटैक किया जा सके, उसका नाम क्या रखा है, प्रॉस्पिना। इसके फीचर्स देख लेते हैं। हाँ, नाग मिसाइल, इसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये शायद किसी चीज को डसने के लिए यूज होगी, तो ये सच है, ये करती है। यह एक एंटी टैंक मिसाइल है, यानी टैंक को, दुश्मन देश के टैंक को डसने का काम करती है। इसकी विशेषताएं देख लो। ये 3rd जनरेशन है। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे 3rd जनरेशन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब आगे लिखा हुआ है, यानी कि ये 3rd जनरेशन मिसाइल होने से ऑल वेदर, किसी भी मौसम में काम कर सकती है। फायर एंड फॉरगेट, टारगेट सेट कर दो और फायर कर दो। अगर वो टारगेट अपनी लोकेशन भी चेंज करता है तो भी उसको ये नष्ट कर देगी, उसको ढूंढ के। और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, देखो जब भी कोई मिसाइल फायर की जाती है ना, तो टारगेट बता दिया जाता है कि तुम्हें यहाँ अटैक करना है, तब फायर की जाती है। ये क्या होता है, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। लेकिन एक और विशेषता भी इसमें इंट्रोड्यूस की गई है, वो है लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। मान लो 10 दुश्मन देश के 10 टैंक है जो आगे की ओर आ रहे हैं, हमने मिसाइल तो फायर कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हें किसको नष्ट करना है। फिर वहाँ पे हम देखेंगे किसको आसानी से नष्ट किया जा सकता है या फिर किस टैंक को नष्ट करना काफ़ी आसान है, उसको हम बाद में भी लॉक कर सकते हैं। ये खास बात है किसमें, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। ये इंट्रोड्यूस की गई है नाग मिसाइल में। एंटी टैंक मिसाइल है, ये मैंने बता दिया। गाइडेड मिसाइल का क्या मतलब क्या होता है, कि ऐसी मिसाइल जिसको गाइड किया जा सके, बताया जा सके अपने में कहाँ कहाँ तुम्हें जाना है। गाइड 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो इसी मिसाइल में क्या हो सकता है, हम क्या लगा दें, कुछ सेंसर्स लगा दें, कि मान लो कि वो एक टारगेट दे दें और इसमें सेंसर्स लगा दें कि वो सेंस करता रहे वो टारगेट कहाँ पे है, क्या उसकी लोकेशन चेंज हुई, और जैसे जैसे उस मान लो टैंक की लोकेशन चेंज होती है, मिसाइल भी अपनी लोकेशन चेंज करते हुए उस तक पहुँचे, ठीक है ना। ये हो गई गाइडेड मिसाइल। तो एक तरीका क्या होता है गाइडेड मिसाइल बनाने का, इसी में सेंसर लगा दो। दूसरा तरीका भी होता है, रिमोट कंट्रोल के माध्यम से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसकी वजह से इसको बोलते हैं गाइडेड मिसाइल। रेंज क्या है, 500 मीटर से लेकर 7 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी कोई अगर टैंक 500 मीटर दूरी होता है या फिर 7 किलोमीटर तक दूरी में होता है तो ये अटैक कर सकती है। यद्यपि इसके कई वर्जन हैं, इसको आगे हम देखेंगे। बेस्ड ऑन इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है ना। ये क्या होता है जरा समझ लीजिए। इंफ्रारेड रेडिएशन का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि ये जब किसी टैंक को देखती है ना, तो विजुअल रेडिएशन से नहीं देखती है, विजुअल रेडिएशन जिससे हम इंसान देखते हैं, ये किसका यूज़ करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। जरा समझ लीजिए। नॉर्मल क्या होता है, हम इंसान क्या करते हैं, विजुअल लाइट से देखते हैं। जब प्रकाश पड़ रहा होता है तो जब किसी को हम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर इंफ्रारेड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। विजुअल में क्या होता है, लेकिन समस्या है विजुअल में, इसको हम दिन में देख सकते हैं, अगर पूरा अंधेरा होता है तो हम इसको नहीं देख सकते, लेकिन इंफ्रारेड में ऐसा नहीं होगा। अंधेरा हो या प्रकाश हो, ऐसा ही दिखने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि इंफ्रारेड विजन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है ना बॉडी का, अलग अलग पार्ट्स में जैसा भी टेम्परेचर हुआ उसको मापता है। तो जो फेस देखो एकदम खुला हुआ था तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी में कपड़े ढके हुए थे, तो देखो अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेम्परेचर मापा जा रहा है, ठीक है ना। ये फ़ायदा होता है इंफ्रारेड का।
और दिन में भी देख सकते हैं और रात में भी। अगर मान लो ये जो नाग मिसाइल है ये किसका यूज़ करे, विजुअल लाइट का, तो बड़ी समस्या है, दिन में तो देख पाएगी। अब रात में कोई टैंक अगर अटैक करने आ रहा होगा तो ये जो नाग मिसाइल है उस टैंक को देख ही नहीं पाएगी। देखने के लिए उसको प्रकाश चाहिए, तो क्या टॉर्च लेके जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इस वजह से यूज किया गया है इंफ्रारेड। अब टैंक दिन में चले या रात में चले, ठीक है ना, वो हीट तो छोड़ेगा, उसका टेम्परेचर होगा, उसमें वो गर्म तो होगा ही होगा, उसकी गर्मी को जो डिटेक्ट करेगा उसकी इमेज क्रिएट कर लेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि जब ये टैंक चल रहा है तो ये अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टेम्परेचर होगा, उसको डिटेक्ट करेगा और एक इमेज क्रिएट करेगा और पता कर लेगा ये टैंक है या कुछ और है। अगर टैंक हुआ तो उसको आसानी से नष्ट कर सकता है। इसका फ़ायदा क्या है, ये दिन में भी टैंक इसको नाग मिसाइल को ऐसा ही दिखेगा और रात में भी नाग मिसाइल को ये टैंक ऐसा ही दिखने वाला है, ठीक है ना। तो नाग मिसाइल में किसका यूज किया गया है, इंफ्रारेड विजन का, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे हम बात करते हैं नामिका। नामिका नाम से, नामिका बोले तो नाग, MI से मिसाइल, CA फॉर कैरियर। चूंकि नाग मिसाइल काफ़ी भारी मिसाइल हैं, इनको सैनिक कंधे पे रख कर नहीं ले जा सकता, ठीक है ना। इसकी वजह से एक वाहन बनाया गया है जो टैंक की तरह दिखता है, उसके अंतर्गत हम नाग मिसाइल को रख सकते हैं और फायर कर सकते हैं। इसमें 12 मिसाइल को रखा जा सकता है, जिसमें से 8 रेडी टू फायर पोजीशन में होती हैं और 4 को स्टोर रखा जा सकता है। यानी 8 कैसे, इन पोजीशन पे, जैसे 4 इधर और 4 उस तरफ, ठीक है ना। 8 मिसाइल तो रेडी टू फायर होंगी और 4 मिसाइल को अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। ये क्या है, हमारा नामिका, ठीक है। आगे अब मैं नाग मिसाइल के कुछ वेरिएंट्स के बारे में बात कर लेता हूं, जिसमें से पहला वेरिएंट है वो कौन सा है, हेलिना, दूसरा है MPATGM, तीसरा है SANT सैंट मिसाइल, ठीक है। समझ लेते हैं तीनों के बारे में। ये जो हेलिना है ना, इसका नाम है हेलीकॉप्टर NSA नाग, ठीक है ना। यानी कि नाग मिसाइल का वो वर्जन जो किससे फायर किया जा सके, हेलीकॉप्टर से, उसका नाम रखा गया है हेलिना। इसका एक दूसरा नाम भी है, क्या, ध्रुआस्त्र। ये नाम अलग अलग कैसे हैं जरा समझ लो। ये देखो, आर्मी भी हेलीकॉप्टर ऑपरेट करती है, ठीक है ना। तो उस जब आर्मी ऑपरेट करती है तो उसका नाम क्या रखा गया है, हेलिना। लेकिन जब एयरफोर्स ऑपरेट करेगी अपने हेलीकॉप्टर से तो उसका नाम क्या रखा गया है, ध्रुआस्त्र। ये ध्यान रखिएगा। आगे, चूंकि ये आसमान से फायर की जाती है, इसकी रेंज बढ़ गई है, कितनी हो गई है, 7 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर। इसमें दोनों फीचर हैं, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। यानी किसी टैंक को नष्ट करने के लिए इसको लॉन्च करने से पहले इस टैंक को लॉक किया जा सकता है कि इस टैंक को नष्ट करना है, या फिर हम पहले इसको फायर कर दें और बाद में लॉक कर सकते हैं कि तुम्हें किस टैंक को नष्ट करना है। ये फीचर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। आगे MPATGM, मैंने बताया जो नाग मिसाइल है ना, काफ़ी भारी मिसाइल है, इनको एक सैनिक सोचे अपने कंधे में रख कर ले जा सके, काफ़ी मुश्किल है। तो क्या बनाया गया, नामिका बनाया गया। लेकिन उसमें समस्या क्या है कि जब युद्ध क्षेत्र में इतना बड़ा टैंक की तरह कोई वाहन जा रहा होगा ना, तो इसको नष्ट करना काफ़ी आसान होगा कि दुश्मन देश भी एक मिसाइल फायर करेगा, नामिका तो नष्ट होगा ही होगा, उसके अंदर जो 12 मिसाइल रखी हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि जितना बड़ा वाहन होगा ना, वो काफ़ी युद्ध क्षेत्र में अच्छा नहीं माना जाएगा और उसको नष्ट करना भी आसान होगा। तो क्यों ना ऐसी मिसाइल बनाई जाए, नाग मिसाइल, जो सैनिक अपने कंधों पर ले जा सकें। मीन्स कैसी हो, मैन पोर्टेबल हूँ। तो इसी जो नाग मिसाइल हो, इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि वो एक सैनिक अपने साथ ले जा सके। उसका नाम दिया गया है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। तो क्या गया, इसका वजन कितना है, सिर्फ 14.5 किलोग्राम है। और दूसरी बात, इसको ट्राईपॉड लॉन्चर में, यानी कंधे पर रख ले जाएंगे, जब फायर करना होगा एक ट्राईपॉड होगा, ठीक है ना, इसमें रखेंगे और इस मिसाइल को फायर किया जा सकता है। चूंकि इसका वजन कम हो गया है तो इसकी रेंज भी कितनी हो गई है, मात्र 2.5 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इसका यूज़ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक सैनिक को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है युद्ध क्षेत्र में जितना कि टैंक को ढूंढना, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ सैंट मिसाइल। इसका नाम है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ये भी नाग मिसाइल को ही मॉडिफाई करके बनाई गई है। किसको, हेलिना। जो नाग मिसाइल का जो हेलीकॉप्टर वर्जन था उसको मॉडिफाई किया गया और बनाई गई सैंट मिसाइल। जो इसकी रेंज है वो कितनी है, 15 से 20 किलोमीटर। बाकी सारी विशेषताएं वही मिलेंगी जो नाग मिसाइल की थी, ठीक है ना, जैसे इंफ्रारेड विजन वगैरह वगैरह। आगे हम बात कर लेते हैं पिनाका। पिनाका क्या है, यह एक रॉकेट लॉन्चर है।
आप इमेज ज़्यादा देखिए, ठीक है ना। ये है हमारा क्या है, रॉकेट लॉन्चर। कितनी मिसाइल रखी हैं, 3 3 6 और 3 3 6, 12 मिसाइल हैं, ठीक है। तो इसमें रॉकेट लॉन्चर में ये रॉकेट रखेंगे और यहाँ से मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है। तो ये क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है ना। तो कितने बैरल हैं इसमें, 6 और 6 12 इसमें क्या है, बैरल हैं। इसकी विशेषता क्या है, 44 सेकेंड में 12 मिसाइल को फायर कर सकती है। यानी जो 12 मिसाइल रखी है ना, इन 12 की 12 मिसाइल को कितनी सेकेंड में फायर किया जा सकता है, 44 सेकेंड में। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर ये जो रॉकेट लॉन्चर एक साथ खड़े कर दिए जाएं तो मिसाइल की एक बारिश करा सकते हैं। पिनाका के 2 वर्जन हैं, पिनाका 1, इसमें जो मिसाइल रखी जा सकती हैं वो 40 किलोमीटर रेंज तक अटैक कर सकती हैं, तथा पिनाका 2 में कितने 65 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइल से अटैक किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि पिनाका क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर है। ये आप इमेज जरूर याद रखिएगा जब भी आप कुछ याद करना हो तो। आगे समझते हैं अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल क्या होती है, एयर टू एयर, ठीक है ना। ये पहली मिसाइल है भारत की जो एयर टू एयर है। मीन्स एयर टू एयर बोले तो किसी फाइटर प्लेन में इसको लगाया जाएगा। ये आपकी इमेज देख रहे हैं, एक फाइटर प्लेन की है, ये हमारी अस्त्र मिसाइल लगाई गई है। और किसी दूसरे ऐसे ऑब्जेक्ट को नष्ट कर सकती हैं जो हवा में हो। वो क्या हो सकते हैं, किसी मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं, किसी दुश्मन देश के फाइटर प्लेन को नष्ट कर सकते हैं, दुश्मन देश के हेलीकॉप्टर को नष्ट कर सकते हैं। यानी ये कैसी है, इंडियाज फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरी ये क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसका मतलब क्या हुआ, इतनी दूरी तक कवर कर सकता है जो शायद देखी नहीं जा सकती है। इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि लगभग ये 100 किलोमीटर दूर तक अटैक कर सकता है, ठीक है ना। अस्त्रा MK1 ये वर्जन है, इसकी रेंज कितनी है, 110 किलोमीटर। BB रैम की जो रेंज इतना फिक्स नहीं है, बस इतना समझ लो कि लगभग 100 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी की मिसाइल को क्या बोलेंगे, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो इसकी रेंज कितनी है, 110 किलोमीटर। ये हवा से हवा में ही फायर करेगी और अधिकतम दूरी तय कर सकती है 110 किलोमीटर। इसको किस में लगाया जाएगा, राफेल में, मिग, तेजस आदि जो फाइटर प्लेन है उसमें लगाया जाने वाला है। तथा इसकी जो स्पीड होने वाली है वो कितनी है, सुपरसोनिक स्पीड। यानी हवा की जो ध्वनि की जो गति होती है उससे भी तेज गति से ये अटैक करने वाली है। ये थी हमारी अस्त्र मिसाइल। ये भी हमारी किसे IGMDP प्रोजेक्ट के बाहर है। चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कमी रहती है तो मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में वो सारी कमियाँ दूर कर दूँ। फिर भी अगर अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप या तो कमेंट कर सकते हैं या तो आप मेरी इस मेल ID पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जल्द ही आऊँगा कुछ आगे के टॉपिक को कवर करते हुए, ठीक है।